सन 1939 द्वितीय विश्व युद्ध की बस शुरुआत ही हुई थी। कुछ ही घंटों के भीतर आयरलैंड के तट के पास एक ब्रिटिश पैसेंजर शिप एसएस एथेनिया को डुबो दिया गया। इसी हमले में 28 अमेरिकी नागरिकों सहित कई लोग मारे गए। आरोप लगाया गया कि जर्मनी ने ब्रिटिश जहाज पर हमला किया था। आधिकारिक रिकॉर्ड आज भी यही कहानी बयां करते हैं, लेकिन रणनीतिक गलियारों में कहानी कुछ और ही सुनाई देती है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अमेरिका को युद्ध में खींचने के लिए ब्रिटेन ने अपने ही जहाज पर हमला करवाया हो सकता है, कारण उस जहाज में अमेरिकी नागरिक भी सवार थे। कहानी द डिप्लोमेटिक जैसे राजनीतिक थ्रिलर जैसी नहीं लगी आपको? उसमें फर्क इतना था कि ब्रिटेन के जहाज पर आयरलैंड के तट पर हमला हुआ था और यहाँ श्रीलंका के तट पर हुआ है। खैर, 1939 में एक बात तो दिलचस्प थी। ये घटना आयरलैंड के तट के पास हुई थी, फिर भी आयरलैंड युद्ध में शामिल नहीं हुआ, वह न्यूट्रल था। अब जरा आप पिछले 48 घंटे में हुई घटनाओं को एक एक करके याद कीजिए। जहाज ईरान का, हमला अमेरिका का, स्थान श्रीलंका के तट के पास। लेकिन मांग ये उठ रही है कि भारत प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। देखिए, सवाल तो यही है कि भारत प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा, लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर कांग्रेस भारत की प्रतिक्रिया को लेकर इतनी उतावली क्यों है। लेकिन इस पूरी बहस को समझने के लिए पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार क्या हुआ है। 4 मार्च 2026 की सुबह श्रीलंका के गाले तट से लगभग 40 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 74 किलोमीटर दूर ईरान की मौज क्लास फ्रिगेट आइरिस डीना वापस ईरान जा रही थी। देखा जाए तो वैसे ये कोई साधारण जहाज नहीं था, ये ईरानी नौसेना के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक था। इसी दौरान अमेरिकी नौसेना के एक फास्ट अटैक सबमरीन, जो अमेरिकी 5th फ्लीट का हिस्सा बता जा रही है, इसने इस जहाज को इंटरसेप्ट किया और अमेरिकी सबमरीन ने मार्क 48 हैवीवेट टॉर्पीडो दागा, जिसके चलते आइरिस डेना बीच से टूट गई और कुछ ही मिनटों में ये समुद्र में समा गई। जहाज पर मौजूद लगभग 180 सैनिकों में से 87 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, दर्जनों अभी भी लापता हैं और 32 लोगों को श्रीलंकाई नौसेना ने बचाया। इतिहास के लिहाज से भी ये घटना असाधारण है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये पहली बार है जब अमेरिकी सबमरीन ने टॉर्पीडो से किसी दुश्मन युद्धपोत को डुबोया है। लेकिन भारत में जो बहस चल रही है वह ना तो इस घटना को लेकर है, ना ही जियोपॉलिटिक्स को लेकर, और अगर सच कहूं तो कोई बहस ही नहीं है। बस कोशिश यह है कि यह साबित करना है कि यह हमला भारत के समुद्री तट के पास हुआ, एट द एज ऑफ इंडियन वाटर्स, और भारत सरकार इसे लेकर चुप है और यहीं से भ्रम का नैरेटिव शुरू होता है। जहां आइरिस डेना डूबी, ये स्थान भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी से लगभग 315 माइल्स यानी लगभग 560 किलोमीटर दूर है। 560 किलोमीटर। तुलना के लिए सोचिए, दिल्ली से अमृतसर की दूरी लगभग इतनी ही है। यानी अगर यही घटना जमीन पर होती तो यह भारत के किसी पड़ोसी शहर में नहीं बल्कि एक बड़े राज्य की आधी दूरी जितनी होती। लेकिन समुद्री तट और जमीनी सीमा एक जैसी नहीं होती। समुद्र को लेकर दुनिया जिस कानून का पालन करती है उसे कहते हैं UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। लेकिन इसे समझ पाने की आशा हम कांग्रेसियों से तो नहीं करते। खैर, UNCLOS समुद्र को कई हिस्सों में बांटता है। सबसे पहला क्षेत्र आता है टेरिटोरियल वाटर्स, यानी समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल्स, ये लगभग 22 किलोमीटर का समुद्र तट को टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। इस क्षेत्र में किसी भी देश की वही संप्रभुता होती है जो उसकी जमीन पर होती है। इसके बाद आता है कंटिगुअस जोन, जो लगभग 24 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। यहाँ देश कुछ सीमित सुरक्षा और कस्टम नियम लागू कर सकता है। फिर आता है सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ। ये समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 370 किलोमीटर तक फैला होता है। इस क्षेत्र में देश को मछली पकड़ने, तेल और गैस निकालने जैसे आर्थिक अधिकार होते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, EEZ का मतलब ये नहीं है कि वह देश का टेरिटोरियल वाटर बन जाता है। दूसरे देशों के जहाज यहाँ से गुजर सकते हैं और इसके आगे जो समुद्र होता है उसे कहा जाता है हाई सीज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, इंटरनेशनल वाटर्स। अब आइरिस डेना जहां डूबी वह क्षेत्र श्रीलंका के EEZ में था, लेकिन भारत के लिए वह इंटरनेशनल वाटर्स था। कानूनी रूप से भारत का वहां कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता। यही कारण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी भारत ने नहीं बल्कि श्रीलंकाई नौसेना ने किया, क्योंकि जहाज श्रीलंका के सर्च एंड रेस्क्यू जोन में था। और अगर भारत को वहां से रेस्क्यू करना भी होता तो कन्याकुमारी से जहाज भेजने में ही 10 घंटे से अधिक समय लग जाता। UNCLOS तो है ही, इसी के साथ 1994 का सैन रेमो मैनुअल ऑन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एट सी स्पष्ट करता है कि युद्ध की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किसी युद्धपोत को निशाना बनाना अवैध नहीं माना जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि हर हमला नैतिक रूप से सही होता है।
कई एक्सपर्ट्स अमेरिका पर प्रोपोर्शनैलिटी और नेसेसिटी जैसे सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप भी आज लगा रहे हैं। लेकिन यह कहना कि भारत की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ या भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए था, यह समुद्री कानून और सैन्य वास्तविकता दोनों की गलत समझ को दर्शाता है। ये तो हुई लीगल बात, लेकिन जब आइरिस डेना कुछ ही मिनटों में डूब चुकी थी, फिर भी भारत में इतना शोर क्यों मचा? इसका कारण है टाइमिंग। सिर्फ 2 हफ्ते पहले भारत ने विशाखापट्टनम में अपनी सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक एक्सरसाइज आयोजित की थी, मिलन 2026। 15 से 25 फरवरी तक चली इस एक्सरसाइज में 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं शामिल हुई थी और आइरिस डेना उन्हीं विदेशी जहाजों में से एक थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद उस फ्लीट रिव्यू का निरीक्षण किया था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है। 28 फरवरी को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष आधिकारिक रूप से युद्ध में बदल चुका था और युद्ध में मेहमान और दुश्मन की परिभाषा तो बदलती ही है, लेकिन हमारी तटस्थता की परिभाषा भी बदल जाती है। भारत के लिए महत्वपूर्ण केवल हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और सुरक्षा है। इन सब में भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल आइरिस डेना नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। गल्फ में केवल 21 मील चौड़ा समुद्री मार्ग ईरान, यूएई, ओमान के बीच, लेकिन दुनिया के लगभग 20% तेल का रास्ता इसी से होकर गुजरता है। और 4 मार्च को ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने घोषणा की थी कि उन्होंने इस स्ट्रेट पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। नतीजा, टैंकर ट्रैफिक में लगभग 90% की गिरावट। 150 से अधिक जहाज बाहर लंगर डाले खड़े हैं क्योंकि बीमा कंपनियों ने वॉर रिस्क इंश्योरेंस रद्द कर दिया है। केवल भारत के लिए ही नहीं, लेकिन पूरे विश्व के लिए यह एक गंभीर विषय है। भारत का लगभग 50% क्रूड ऑयल और लगभग 60% एलएनजी इसी रास्ते से आता है। यहाँ तक कि भारत की 85% एलपीजी यानी रसोई गैस की आयात भी इसी मार्ग से होता है। तेल तो रूस से आ जाएगा, बस एलपीजी की थोड़ी दिक्कत है। इसी के साथ खाड़ी देशों में आज लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। भारत अभी युद्ध में बयान देने से ज्यादा अपनी ऊर्जा आपूर्ति और अपने नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। और केवल भारत ही नहीं दोस्तों, इस पूरे संकट में कई देश इससे दूरी बना रहे हैं। यहाँ तक कि चीन, जिसने वर्षों तक ईरान को कूटनीतिक संरक्षण दिया, उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका बचाव किया और उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा, वहाँ भी अब तेहरान से दूरी बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत में कांग्रेस चाहती है कि भारत बिना सोचे समझे ईरान के पक्ष में खड़ा हो जाए। उस ईरान की जो पूरे खाड़ी क्षेत्र में हमले कर रहा है, तेल के जहाजों के रास्तों को धमका रहा है और ऐसे क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है जहां लाखों भारतीय रहते और काम करते हैं। और जानते हैं कि सबसे बड़ी विडंबना क्या है? यही कि आज जो कांग्रेस ईरान ईरान चिल्ला रही है, उनकी आला कमान एडिटोरियल लिख रही है, एट द एज ऑफ इंडियन वाटर्स की दुहाई दिए जा रही है, वही कांग्रेस ने 2005, 2006 और 2009 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ मतदान किया था। और वो भी किस लिए? बस अमेरिका को लुभाना था, भारत अमेरिकी न्यूक्लियर डील को बचाना था। फिर चाहे भारत और ईरान के बीच $22 अरब का एलएनजी समझौता क्यों ना बलि चढ़ जाए। आज वही लोग भारत को स्वतंत्र विदेश नीति का पाठ पढ़ा रहे हैं और इसके पीछे कोई वजह भी नहीं है, बस अपनी वोट बैंक की राजनीति चलानी है, बाकी भारत जाए चूल्हे में, है ना। सच्चाई यह है कि विदेश नीति वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती, विदेश नीति चलती है हितों से। और इस समय भारत का सबसे बड़ा हित है अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपनी ऊर्जा आपूर्ति और अपनी अर्थव्यवस्था। कभी कभी विदेश नीति में सबसे मजबूत कदम बयान देना नहीं होता, कभी कभी सबसे मजबूत कदम होता है रणनीतिक चुप्पी, और फिलहाल भारत वही कर रहा है।